बाद हुए उत्तराधिकार के युद्धों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। मुगल काल में उत्तराधिकार के लिए कोई नियम नहीं था। जिस राजकुमार की तलवार में शक्ति होती थी वही बादशाह बनता था। अतः यही क्रम औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी चल निकला। अब अत्यंत विध्वंसकारी युद्ध हो गए। इनके कारण अपार धन-जन की हानि तो हुई ही, साथ ही साथ सैकड़ों सेनापति और योग्य अफसर मारे गए और साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे को कमजोर बना दिया। मुगल दरबार षड्यंत्रों का अड्डा बन गया। अब सरदार अपने पदों को वंशानुगत बनाने की चेष्टा करने लगे। इससे मुगल साम्राज्य की प्रकृति ही बदल गई। ऐसा नहीं है कि अगर किसी शासक की कमजोरियों से साम्राज्य को नुकसान पहुंचा हो तो उसकी भरपाई न हो सके, बशर्ते उसके बाद कोई योग्य शासक उत्तराधिकारी बने। लेकिन औरंगजेब की कमजोरियों को दूर करने के लिए कोई योग्य उत्तराधिकारी हुआ ही नहीं। यद्यपि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह ने शासन सुधारने की चेष्टा की, लेकिन उसके बाद के शासक अत्यंत दुर्बल और नालायक सिद्ध हुए और सामंतों या वजीरों के हाथों की कठपुतलियां बनकर रह गए। राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में राजा के चरित्र और व्यक्तिगत की अहम भूमिका होती है। अगर राजा का व्यक्तित्व अच्छा होता है तो उसका प्रभाव शासन पर पड़ता है। अगर बादशाह दुर्बल चरित्र वाला हो तो साम्राज्य भी दुर्बल होगा। लेकिन औरंगजेब इसका अपवाद था। वो अच्छे चरित्र और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का मालिक था, परंतु साम्राज्य में विघटनकारी तत्व उसी के समय में शामिल हो गए थे, क्योंकि उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था। लेकिन अयोग्य उत्तराधिकारियों का होना मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से एक था। सामंतशाही मुगल साम्राज्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थी। सामंतशाही का संगठन और चरित्र महान मुगलों के समय में श्रेष्ठ था, लेकिन बाद के सुल्तानों के समय सामंतों का चरित्र गिर गया। अगर सामंतों का चरित्र अच्छा होता तो वो अयोग्य बादशाहों की कमजोरी को छिपा देते और मुगल साम्राज्य के पतन को रोक सकते थे। सामंत अब अयाशी का जीवन व्यतीत करते थे और फिजूल खर्ची में विश्वास करते थे। उनकी विलासिता के गुण यहाँ तक बढ़ गए थे कि वे युद्ध में भी आराम की वस्तुएं ले जाने लगे। अब महिलाएं भी उनके साथ जाने लगी। सामंतों में जो युद्ध कला और वीरता के लक्षण पाए जाते थे अब उनका अभाव होने लगा। अधिकांश सामंत अनपढ़ होने लगे। पहले सामंतशाही किसी की बपौती नहीं थी। निम्न वर्ग के लोग भी सामंतों का दर्जा पा जाते थे और सामंतशाही में नई जान आ जाती थी। लेकिन औरंगजेब के बाद निम्न लोगों को सामंतों का दर्जा मिलना बंद हो गया। अतः सामंतशाही में ठहराव ही नहीं आया, बल्कि इसमें अवनति के लक्षण भी दृष्टिगोचर होने लगे, क्योंकि अधिकांश सामंत कमजोर और अकुशल हो गए और जो सामंत योग्य और कुशल थे उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रयोग स्वार्थ के लिए किया, न कि साम्राज्य की भलाई के लिए। अतः अब कहा जा सकता है कि संपूर्ण सामंतशाही दूषित हो गई थी। अपनी शक्ति, इज्जत और आमदनी बढ़ाने के लिए सामंतों ने गुटबाजी प्रारंभ कर दी। कभी उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ गुट बनाए और कभी बादशाह के खिलाफ षड्यंत्र किए। उन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद को अपनाया। उनके पारस्परिक संघर्ष ने साम्राज्य को कमजोर बना दिया, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया और मुगल साम्राज्य दिल्ली के इर्द गिर्द कुछ मील तक ही सीमित होकर रह गया। इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार वे सामंत थे जो योग्य एवं कर्मठ थे। उन्होंने अपने लिए निजी जागीरें बना ली थी, जिससे साम्राज्य की एकता को गहरा कुठाराघात लगा। इसी कारण कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मुगल साम्राज्य का उतना अपकर्ष सामंतों की अयोग्यता के कारण नहीं हुआ जितना कि सामंतों की योग्यता के कारण। अतः कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सामंतों ने मुगल साम्राज्य के पतन में अपना भरपूर योगदान दिया। अगर मुगल सामंत चाहते तो मुगल साम्राज्य का पतन रोक सकते थे। इन सभी कारणों का कृषि और वाणिज्य पर बुरा असर पड़ा। कृषि की दशा बिगड़ गई और किसानों की दशा बद से बदतर होती चली गई। इसलिए
किसान विद्रोह करने पर उतारू हो गए। उन्होंने करों की अदायगी से बचने के लिए भूमि को छोड़कर चले जाना उचित समझा। इससे सरकार की आय तो नष्ट हो ही गई, साथ ही साथ कृषि भी नष्ट हो गई। अब बेरोजगार किसानों के पास बगावत करने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता न रहा। सिख सतनामियों और जातों की बगावतों का मुख्य कारण किसान असंतोष था। इन बगावतों ने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर गहरा कुठाराघात किया और साम्राज्य की शक्ति छीन हो गई। अनेक किसानों ने डाकू दल बना लिए और दुस्साहसिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार इन्होंने कानून और व्यवस्था को भी भंग कर दिया। कृषि को बढ़ती हुई करों की डर ने तो नुकसान पहुंचाया ही साथ साम्राज्य में निरंतर हुए युद्धों से और सामंतों की बढ़ती हुई विलासिता की मांगों से कृषकों की हालत और बिगड़ी, क्योंकि वे जमींदारों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ थे। इसी कारण साम्राज्य को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए उद्योग और व्यापार पर निर्भर होना पड़ा, परंतु व्यापार भी अब प्रगति पर न था। अतः राज्य को व्यापार एवं उद्योग से भी कोई विशेष लाभ न हुआ। चूँकि इस समय यूरोप में उद्योग विज्ञान और तकनीकी में प्रगति के कारण अत्यधिक विकसित हुआ, लेकिन भारत में विज्ञान एवं तकनीकी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण भारत का व्यापार एवं उद्योग पिछड़ गया और उस पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ा, जिसने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़कर रख दी। जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव होना भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारण था। भारतीय यह महसूस नहीं करते थे कि वे सभी भारतीय हैं और उनके हित समान हैं। उस समय एक राष्ट्र का निर्माण करने वाले तत्वों का अभाव था। सभी जागीरदार स्वयं प्रभावशाली बनना चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि कोई शासक उन पर शासन करे। अतः उन्होंने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने की कोई चेष्टा नहीं की और अपने कबीलों, जातियों और धर्मों के प्रति वफादार बने रहे। इस समय कोई भी समूह या वर्ग साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील नहीं था। किसानों की निष्ठा केवल अपने गांव और जाति तक ही सीमित थी। उसके ही हित में वे अपना हित समझते थे और उसी की उन्नति चाहते थे। साम्राज्य के हित या अहित से उन्हें कोई सरोकार न था, इसीलिए उन्होंने उसकी विदेशी आक्रमणों से रक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना कोई उत्तरदायित्व न समझा। जमींदार हमेशा अवसर की ताक में रहे और अवसर मिलते ही स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने की चेष्टा की। वे मूलतः मजबूत केंद्रीकृत सत्ता के विरोधी थे। मुगल साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण मुगल सेना की कमजोरी थी। 18वीं शताब्दी में मनसबदारी प्रथा दूषित हो चुकी थी और मुगल सेना में अनेक खामियां पैदा हो गई थी। उनमें अनुशासन का अभाव था, धन के अभाव में बड़ी सेना रखना दुर्भर हो गया था, सैनिकों को नियमित वेतन भी नहीं मिल पाता था। अतः बाकी अगले पार्ट में।